दूर कर रही है। और ये बैंकें किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन है कि केंद्र सरकार? केंद्र सरकार की। और आप जब क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं तो बिना पैसे के बना दिया जाता है कि कुछ लिया हुआ जाता है? 10 से 20% सिर्फ आपका क्रेडिट लिमिट बनाने का ले रहे हैं। बाकी जब आप ले लोगे तो ब्याज तो आपको देना ही देना है, हाँ? और लोग देश में भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। तो जब किसानों की ये हालत है तो नौजवानों को तो 10 करोड़ 10 लाख 20 लाख पूंजी चाहिए उद्योग के लिए, उनको पूंजी कहाँ से मिल पाएगी? तो इस देश की जो सबसे गंभीर समस्या है वो शिक्षा और रोजगार की समस्या है, और दोनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिनकी समस्या है हम बहुसंख्यक समाज की, आज हम लोग 70 सालों से केंद्र में पहुंच करके अपनी नीति बनाने में असफल हो गए। और ये सारी नीतियां जो अभी बात बता रहे हैं आपको, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे और तमाम बातें और चर्चा करती जाए बहुत लंबा हो जाएगा। हमारी न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति है? पहले हम लोग आपस में झगड़ते थे और 5 पंच मिल करके हमें न्याय दे देते थे, तो वो न्याय हो जाता था ना। वो एक ढंग से एक दूसरे के बीच जो ईर्ष्या द्वेष, उसको समाप्त किया जाता था न्याय देने की प्रक्रिया में। लेकिन अब क्या दिया जाता है? हमारे न्यायालय क्या कर रहे हैं? या तो किसी को हरा रहे हैं या किसी को जिता रहे हैं। तो हराने जिताने से, हार जीत की भावना से क्या कभी समाज में शांति स्थापना, सद्भाव की स्थापना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और पहले पंच क्या करते थे? हमारे न्याय करते थे, जिससे जो हमारे बीच मनमुटाव हो, मतभेद हो, उसका एक स्थायी समाधान, परमानेंट समाधान निकल आता था। लेकिन अब तो न्याय हो रहा, न्याय के बजाय क्या हो रहा है? मुकदमा या तो आप जीत रहे हैं या तो मुकदमा आप हार रहे हैं। तो जीत गया तो वो तो बढ़िया बल्ले बल्ले अपना मुंह चढ़ते टहल रहा है, आपके उसके घर वाले व्यंग भी बोल रहे हैं। और जो हार गया वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो उसी में से कभी उसके डिप्रेशन का परिणाम यह हुआ कि कोई भयंकर घटनाएं हो जाती हैं, फिर हम परेशान होते हैं। तो ये जो पूरा ताना बाना है, इस ताने बाने को ठीक करने के लिए हम सभी लोगों को, बहुसंख्यक समाज लोगों को सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की कुर्सी पर कब्जा करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार की कुर्सी में ही पावर है, सारा पावर पार्लियामेंट में है और प्रधानमंत्री में। क्योंकि अभी आप देखिए 3 किसान कानून बन गए, वो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने और प्रधानमंत्री ने। जीएसटी किसने लागू की? पार्लियामेंट ने, प्रधानमंत्री ने। हाँ, अभी शिक्षा पर एक नीति आई, किसने तय की? पार्लियामेंट ने, प्रधानमंत्री ने। तो सही पावर, असली ताकत इस देश में पार्लियामेंट में है, राज्य सरकारों में कोई पावर नहीं है। और इस पूरे देश में हम लोग सभी वंचित समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग हैं। आप ये बताइए कि पूरे देश में दलित पिछड़ों की राजनीति किन राज्यों में कोई चाहे दम ही तोड़ रही हो, सांसें ले रही हो, लेकिन कुछ है अस्तित्व में? वो कौन से राज्य हैं जहां दलित पिछड़ों की राजनीति अस्तित्व में है? जरा बताएं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, कोई ऐसा राज्य बताएं जहां दलित पिछड़ों की राजनीति में है कोई दमखम? हाँ, एक नहीं, केरल में तो वामपंथी, एक है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है बिहार। यही 3 राज्य हैं जहां भी अभी दलित पिछड़ों की राजनीति की थोड़ी औकात बची हुई है। बाकी ये पूरा देश कांग्रेस और बीजेपी में बट गया है। एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी। और आप सभी लोग जानते हो, आप समर्थक चाहे जिसके हो, तो आप व्यक्तिगत समर्थक होंगे किसी व्यक्ति के, लेकिन दलित पिछड़ों को अच्छी तरह पता है कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी की एक ही नीतियां हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और जहां से कांग्रेस छोड़कर जाती है बीजेपी शुरू करती है, और जहां से बीजेपी छोड़कर जाती है वहां से कांग्रेस शुरू करती है।
इस देश में निजीकरण की नीति कौन लाए? माननीय मनमोहन सिंह लाए, कांग्रेस। इस देश में शिक्षा निजी क्षेत्र में जाएगा, चिकित्सा निजी क्षेत्र में जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, सेठ जी बनाएंगे। किसने शुरुआत की? कांग्रेस ने। नहीं, शुरुआत की नीति कांग्रेस की है, नरसिंहा राव की। अब उसको बाकी लोग बढ़ा रहे हैं। इस देश में सरकारी कंपनियों को बेच करके धन कुछ कमाया जाए, ये नीति की शुरुआत किसने की? कि राज्य को भैया ये बनियागिरी नहीं करना चाहिए, राज्य सिर्फ पुलिस प्रशासन सेना जुडिशरी चलाए और बाकी सब बेच दीजिए। ये शुरुआत की मनमोहन सिंह ने, और आज सब बेच रहे हैं और सब बेच डाले। यहाँ जो सरकारें आई वो भी बेची। माननीय नेताजी की सरकार आई थी सपा की, उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री बेच दी, एटीएल बेच दी। बहन जी की सरकार आई थी, उन्होंने सारे चीनी मिल बेच दिए। भाई बहती गंगा में सभी हाथ धो दिए। लेकिन इस नीति की शुरुआत किसने की? मनमोहन सिंह ने की। आज आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके बीच कोई आईएएस हो जाए, क्योंकि अब भाई कोई है नहीं डायरेक्ट आईएएस, आपके हरदोई के 2-3 लोग तो आईएएस हो गए हैं प्रमोशन से पीसीएस के। पहले जो आईएएस सीधे चुना जाता था, जब 25-26 साल नौकरी कर लेता था, तब जा कर के वह ज्वाइंट सेक्रेटरी केंद्र सरकार में बनते थे या विभागाध्यक्ष बनते थे। अब मनमोहन सिंह के समय ही नीति बनी, उसको ये लागू कर रहे हैं मोदी जी कि भाई ऐसा करिए कि ये आईएएस से काम नहीं चलेगा, अब एक्सपर्ट लोगों को लाइए और जिनका 10 साल का कहीं कार्य करने का अनुभव हो, उनको सीधे ले आकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। अब जब सीधे उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी या विभागाध्यक्ष बना देंगे, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी होगा, सब जगह होगा। तो ये सीधे ले आकर के अपने लोगों को भर्ती कर दे रहे हैं। तो आज जो देश के हालात हैं, अभी कृषि कानूनों के बारे में चर्चा करें, बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं चर्चा नहीं करना चाहता, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, किसान कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं ले लो ले लो ले लो भाई ले लो, जब जबरदस्ती गले में आप बांध। किसान यही तो कह रहे हैं भाई हमें नहीं चाहिए, ये कानून तुम अपने पास रखो भाई, हमें नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी करे नहीं भाई ये तो आपके कल्याण के लिए बनाए, ये तो आपको इसको झेलना ही पड़ेगा। तो ये कोई बात हुई भाई? हैं? तो ये जो हालात हैं, ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं कि आज बीजेपी सत्ता में है। और हम दलित पिछड़ों की लड़ाई किससे शुरू हुई थी? कांग्रेस से। अगर हमारे पुराने पीढ़ी के बुजुर्ग याद हैं, लोहिया जी की बातें याद करें, तो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था कि इस देश में कांग्रेस ने हम लोगों की जिंदगी को बड़ा दुरूह कर दिया है। शिक्षा चौपट, रोजगार चौपट, तानाशाही हो रहा है, दलित पिछड़ों का मान सम्मान समाप्त हो रहा है, आदिवासी लूटे जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं। तो सारे पिछड़े दलित आदिवासी लोगों ने मिल करके समाजवादियों के नेतृत्व में लड़ाई किससे लड़ी? कांग्रेस के विरुद्ध। और सब जगह नारा दिया गया कि गैर कांग्रेसवाद, यानी गैर कांग्रेसी सरकारें इस देश में बननी चाहिए। उस समय तक बीजेपी का बहुत ज़्यादा अस्तित्व इस देश में नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना पाए। जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना पाए तो विकल्प कौन हो गया कांग्रेस का? भाजपा। और आज भाजपा कांग्रेस ने मिलकर पूरे देश में बांट लिया। एक बार भाजपा आएगी, एक बार कांग्रेस आएगा, और 24 में भी दलित पिछड़ों की कोई सरकार केंद्र में बनने की कोई आसार नहीं है। यूपी में बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी क्यों हो रहा है? आपको इतनी भूमिका इसलिए बताया, अभी तक मैंने बताया कि भाई आप लोगों का बड़ा महान इतिहास भूगोल है, सोच चिंतन है कुशवाहा मौर्य समाज का। फिर मैंने ये बताया कि भाई क्या क्या चीज़ें देश के विकास के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अब फिर मैंने ये बताया कि इसको करने के लिए अगर आप कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आपको केंद्र की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। अब केंद्र की कुर्सी में बैठने के लिए आपको राजनीति करनी पड़ेगी। केंद्र की कुर्सी पर आप कुशवाहा महासभा से, अशोक क्लब से, यादव महासभा से, साहू महासभा से
तो आप कुर्मी महासभा से तो कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे ना, उससे एमपी एमएलए तो नहीं चुने जाएंगे। एमपी एमएलए आप चुने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल से। और अगर आपको केंद्र की राजनीति करनी है, राष्ट्रीय राजनीति करनी है, पार्लियामेंट तक पहुंचना है, तो बात बड़ी होती है और शुरुआत छोटी होती है। समझ गए बात आप लोग? बात बड़ी होती है और शुरुआत छोटी होती है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? बात छोटी कर रहे हैं और शुरुआत बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं गाजे बाजे के साथ, और बात बहुत छोटी है। और हम लोगों को बात बड़ी करनी पड़ेगी। शुरुआत तो जैसे अब यहाँ से एक शुरुआत हो गई हरदोई के लिए, उम्मीद करूंगा कि कुछ लोग मिलेंगे पार्टी में काम करने वाले, काम होगा। तो ये जो केंद्र पर कब्जा करने की बात है, ये तभी संभव है जब आपके पास भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो। अब आप कहेंगे राजनीतिक दल तो बहुत है, अभी तो कुशवाहों में 28 पार्टी है, यादवों में भी 10-12 पार्टी धीरे धीरे और आगे बनेंगे ही, कुर्मी में हर बिरादरी में पार्टी है, और 2500 पार्टी दलित पिछड़ों में बन गए हैं पूरे देश में। तो भाई आखिर ये पार्टियां तो बनी हैं, क्यों नहीं केंद्र पर मिल करके कब्जा कर ले? सब मिलकर कब्जा कर लें या अकेले कोई कब्जा कर ले। लेकिन इनके माध्यम से आप केंद्र की राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि आज पूरे देश में दलित पिछड़ों की किसी एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसकी औकात 2 राज्यों में सरकार बनाने की है। किसी एक पार्टी का नाम बताओ, आप बताइए। आप पढ़े लिखे, बताइए, बहुत चिंतन, हाँ, हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बताइए। कोई इस देश में ऐसी पार्टी है दलित पिछड़ों की 2 राज्यों में सरकार बनाने की जिसकी क्षमता हो, जिसकी स्थिति हो? नहीं है। किसी ऐसे पिछड़े और दलित वर्ग के नेता का नाम बता दीजिए जिससे आज 2 जातियां मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ 2 जाति, उसकी जात छोड़कर एक और जात। कोई ऐसा नेता है पिछड़ों दलितों में? बताओ भाई, आप लोग बोलो ना। नहीं है। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। है नहीं है। तो और है क्यों नहीं? है क्यों नहीं भाई? लोहिया जी ने तो क्या नारा दिया था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उन्होंने 60% पिछड़ों को देने की बात कही थी, और उन्होंने कहा था हम ऐसे लोगों को शासन सत्ता में लाएंगे जो सदियों से वंचित रहे हैं। यही बात काशीराम साहब ने कही कि हम बहुजन समाज की पार्टी बना रहे हैं। यही बिहार के लालू यादव जी ने कही कि हम इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित, उत्पीड़ित, शोषित लोगों की, जिनको मान सम्मान, शिक्षा, सत्ता, समृद्धि नहीं थी, उनके लिए पार्टी बना रहे थे। तो जब उनके लिए पार्टी बना रहे थे तो ये कहाँ गड़बड़ी हो गई कि आज ये पार्टियां और आज ये नेता सिर्फ अपने जाति के नेता रह गए? अब आप समझ सकते हो मेरा संकेत, क्योंकि ये सारे दल बात इन्होंने इस ढंग से की कि जैसे ये सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग एक परिवार और एक जाति में सीमित हो गए। और अगर एक परिवार की पार्टी होगी, जैसे हमसे भी लोग प्रश्न करते हैं ना भाई कि कुशवाहों में इतनी पार्टी है, भाई आप लोग नेता लोग एक क्यों नहीं हो जाते? 3-4 बार इस पर बैठक हुई, इसी बिंदु पर बैठक हुई, सारे नेता उपस्थित थे। हमने प्रस्ताव रखा कि भाई एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाओ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कार्यकाल निर्धारित कर लो। भाई 3 साल कर लो, 4 साल कर लो, 5 साल कर लो, 3-3 साल का 2 कार्यकाल कर लो, 4-4 साल का 2 कार्यकाल कर लो, और जब आपका कार्यकाल खत्म हो तो आप ईमानदारी से मुस्कुराते हुए हट जाइए और जो नया आदमी आए उसकी ताजपोशी करिए। लेकिन ये बात किसी ने नहीं मानी, अच्छी नहीं लगेगी। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पूरे देश में दलित और पिछड़ों की एक भी राष्ट्रीय स्तर का न कोई नेता है, न कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। एक जाति का नेता है और जाति का भी नेता नहीं है। अगर जाति का नेता होता तो उस जाति में कभी बिहार का होता, कभी मध्य प्रदेश का होता, कभी दूसरे परिवार का होता, कभी तीसरे परिवार का होता। जाति की भी कोई पार्टी
नहीं है, जिन लोगों ने बना लिया है उनके परिवार की पार्टी। अब इसका उदाहरण ये है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप देख लीजिए कि इसी वंशवाद के कारण लोगों के भाई और बहन भी विद्रोह कर रहे हैं। और अगर कोई पिताजी पार्टी बनाए थे, आजीवन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनकी मृत्यु हो गई, तो अगर 3 बहनें हैं तो 3 पार्टी बन गई, और 2 बहनें हैं तो 2 पार्टी बन गई। और जब अपने में ही विरासत आप ट्रांसफर करेंगे तो आपके भाई भतीजे भी विद्रोह करेंगे, उनकी पार्टियां भी अलग से बनेंगी। तो ये पार्टियां बनती जाएंगी, आप रोक नहीं पाएंगे। अगर हम एक ऐसी पार्टी बनाएं कि आजीवन रामलाल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर रामलाल का लड़का बिहारी लाल रहे, तो आप अनोखे लाल को चाहे जितना गाली दीजिए, अनोखे लाल भी एक पार्टी बना लेंगे। आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश में 2000 तक 2-3 पार्टियां थी, मात्र 2-3 पार्टी, जिसका नाम सुने होंगे। आज तो 2000 के बाद से तो पार्टियों की बाढ़ आ गई, और ये बाढ़ सिर्फ दलित पिछड़ों में आई। सवर्ण जातियों की इस देश में मात्र 2 पार्टी है, और तीसरी पार्टी वामपंथी मान लीजिए। 2 पार्टी कौन है? कांग्रेस और भाजपा। और पिछड़ों और दलित में कितनी पार्टियां हैं? 2500 पार्टी, और 2500 पार्टी रजिस्टर्ड है, 3000 के आसपास होने जा रही है। तो ये क्यों है? इसीलिए है कि हम लोगों को लोकतंत्र में यकीन नहीं है। हम लोग हैं तो अहंकारग्रस्त आदमी, पर्सनालिटी बहुत छोटी और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो जब आपकी सोच बड़ी होगी तभी आपको बड़ी बड़ी बात कहना भी अच्छा लगेगा। अब ये जो जाति जात की परिवार की पार्टियां बना रहे हैं, इसी से हम लोगों का पतन हो रहा है। और आप बीजेपी में देखिए, भले सवर्ण जातियों का लोकतंत्र है, सवर्ण लोकतंत्र कह लीजिए उसको, क्योंकि उनके यहाँ पंडित, ठाकुर और बनिया, एक बार सिर्फ बंगारू लक्ष्मण को बनाया उन्होंने। तो सवर्ण लोकतंत्र है, सीमित लोकतंत्र है। आप सीमित भी कह सकते हैं कि सबके लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए है, लेकिन चंद लोगों में तो लोकतंत्र है। हमारे यहाँ तो एक जाति में भी लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार में ही लोकतंत्र नहीं है। जात का भी बात छोड़ दीजिए, अगर एक परिवार में ही लोकतंत्र होता तो अखिलेश के विरुद्ध शिवपाल सिंह विद्रोह करके नई पार्टी न खड़ा कर देते। ये होना, ये स्वाभाविक है। लेकिन आज आप देखें, बीजेपी में 9 भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ काम कर रहे हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, जेपी जया कृष्ण मूर्ति जी नाम था, गडकरी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, हाँ, अभी अमित शाह जी भी हट गए, हाँ, और कुछ हो सकता है हमें नाम न याद आ रहा हो, वेंकटैया नायडू जी, हाँ। तो इतने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ काम कर रहे हैं। आप दलित पिछड़ों में एक भी पार्टी बता दो जिसमें भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। क्यों नहीं है भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना परमानेंट पद अंगद का पाव जमा कर बैठे हैं, उनके बाद उनका लड़का होगा, और सबको गरियाते रहेंगे कि मेरी टांग खींच रहा है। भाई, जब आप एक परिवार की पार्टी बना लोगे तो दूसरे भी पार्टियां बनाते जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब रामलाल जो है वो रात दिन लगे हुए हैं, रामलाल पैसा झोंक रहे हैं, रामलाल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई, रामलाल करके थोड़ी बड़ी पार्टी बना लेंगे, पैसा है उनके पास। तो बिहारी लाल, भले उनका पेड़ जो है आम जैसा न हो, बट वृक्ष न हो, तो अपना टमाटर ही लगा लेंगे। यही हो रहा है। लेकिन फिर हम लोगों की एकता कभी भी बन नहीं पाएगी। आज आप देखिए कि बीजेपी में पहले अमित शाह जी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते थे, अब कौन बैठ रहे हैं? जेपी नड्डा जी, और सामने अमित शाह बैठ करके या बगल में उनकी बात सुन रहे हैं। आप हमारे यहाँ एक किसी नेता की कल्पना कर सकते हैं? किसी नेता के बारे में सोच सकते हैं कि उसकी कुर्सी पर आप बैठ जाएं और नेताजी सामने सुने? आप दृश्य अपने आंखों के सामने दृश्य लाइए कि दलित पिछड़ों के नेता हैं
और उनकी कुर्सी पर आप बैठे हैं, सामने वो बैठे हैं। क्या ये दृश्य कभी दलित पिछड़ों की पार्टी में दिख सकता है क्या भाई? बता दो आप। जब ये संभव नहीं है तो आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? आप किस समाजवाद की बात कर रहे हो? आप किस बहुजनवाद की बात कर रहे हो? बहुजन में सिर्फ एक जात थोड़ी होती है भाई, समाजवाद सिर्फ एक जात के लिए थोड़ी है, पिछड़े में सिर्फ एक जात थोड़ी है। तो हम लोग जब तक ये वंश और परिवार का मोह छोड़कर एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक केंद्र पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र पर कब्जा करने के लिए आपको राष्ट्रीय पार्टी बनानी पड़ेगी और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए आपको पार्टी में लोकतंत्र लाना पड़ेगा। बिना लोकतंत्र के आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना सकते। शुरुआत तो कहीं न कहीं से हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो एक शुरुआत उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ये सम्यक पार्टी के माध्यम से की। सम्यक थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन पढ़े लिखे सभी जानते हैं, संस्कृत के आप विद्वान हैं। सम्यक माने होता है अपने आप में जो पूर्ण हो, यानी जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना सम्यक भोजन, यानी भोजन जैसा होना चाहिए। सम्यक वाणी, यानी वाणी जैसी बोली जानी चाहिए। सम्यक आचरण मतलब आचरण जैसा होना चाहिए, जैसा कि एक मानव से उम्मीद है कि आप ऐसा ही आचरण करेंगे। ऐसे पार्टी जैसी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में कैसी पार्टी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। कैसी पार्टी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक पार्टी का अर्थ हुआ कि एक वंश, एक परिवार, एक क्षेत्र का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। उसी की शुरुआत हम लोग सम्यक पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। ये शुरुआत है हम लोगों की। अब इसमें थोड़े थोड़े लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब इससे हमारे कुशवाहा समाज को क्या फायदा है, कल हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएगा। अब यही आचरण तो समाजवादी वाले भी कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा। यही सब बसपा वाले कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएगा तो मेरा क्या बचेगा। तो वो लोग बड़े तेजी से चढ़ रहे थे और बड़े तेजी से नीचे उतर आए ना। और वो तो बहुत चढ़ चुके थे, हजारों करोड़ कमा भी लिए थे। लेकिन आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो। एक जाति से कभी भी इस देश में पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, एक परिवार से। और अभी तक हमें आपको इतिहास भूगोल की इसलिए बातें बताया कि आपके बाप दादों ने, भाई थोड़ी देर जरा शांत रहिए, आपके बाप दादों ने इतिहास में महान काम किए। तो हो सकता है ये महान काम उत्तर भारत के कुशवाहों के ही नेतृत्व में सम्यक पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी हो जाए और इस पार्टी में सभी जात बिरादरी के लोग आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। यहाँ बढ़ई भी होगा, लोहार भी होगा, कुहार भी होगा, यहाँ यादव भी होगा, कुशवाहा भी होगा, आदिवासी भी होगा, मुस्लिम भी होगा। जो भी हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, विशेष रूप से पसमानदा मुस्लिम, और कभी बिहार का होगा, कभी राजस्थान का होगा, कभी हरियाणा का होगा। हमारे पार्टी की यूनिट धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार धीरे धीरे यूनिट खड़ी हो रही। एक दिन में ये काम नहीं होगा, ये धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को बड़ी जल्दी है, तो बड़ी जल्दी में तो आप उन्हीं का साथ देंगे जिनसे आप चंद लाभ मिल जाए। अब बहुत लाभ भी नहीं है, कोई लाभ नहीं। हमारा कोई कोटेदार होगा, उसका कोटा बरकरार है, किसी को बंदूक का वो मिल जाएगा, बाकी रोजी रोटी भी नहीं मिलनी है। रोजी रोटी क्यों नहीं मिल रही है, मैं आपको अभी बताया था कि एक तो शिक्षा नहीं है, दूसरे एक चीज़ पर हम आप सभी लोगों को आगाह करूंगा और इस पर मैं हर मीटिंग में चर्चा कर रहा हूं। इस देश में 40 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। कितने लोगों को? 40। ये आंकड़ा इसलिए कि आप नौजवानों को थोड़ा सा दिमाग खोले। और सरकारी नौकरियां कितनी हैं पूरे देश में, पता है किसी को? किसी को पता है? 2 करोड़। कितनी नौकरियां हैं? और मोदी जी जिस गति से नौकरी को ढहा रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 24 तक मात्र 1 करोड़ नौकरी बचेगी। और चाहिए कितने लोगों को व्यवसाय रोजगार?
40 करोड़ को। तो 39 करोड़ लोगों को नौकरी या व्यवसाय, बिजनेस जो भी करें, मैंने कहा ना, धन कमाने का कोई न कोई जरिया बनाना पड़ेगा। तो 39 करोड़ लोगों को अब इस देश में स्वतः ही रोजगार ढूंढना है। इसीलिए मोदी जी पहले से बोल रहे हैं कि हम तो कह रहे थे कि आत्मनिर्भर बनो। जब तुम्हें नहीं समझ में आया तो क्या बताऊं, हम तो कह रहे थे अपने पैरों पर खड़ा हो। तो ये पूरे विश्व के नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो, और कहीं भी सरकारी नौकरी के चक्कर में इतने नौजवान बुढ़े नहीं हो रहे हैं जितना कि इस देश में चले जा रहे हैं 35-40 तक हैं, और इसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो घर में आकर के कहीं 2000 की नौकरी में प्राइमरी में प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कहीं 5000 में किसी के यहाँ, कहीं कुछ, या नहीं तो बाप जान कमा रहे हैं और उनके छाती पर मूंग डल रहे हैं। उनको डाटा के लिए भी पैसा चाहिए, शादी हो गई है बीवी के लिए भी, उसकी सुख सुविधा के लिए, और नहीं दें बाप जान, मोटरसाइकिल के लिए डीजल पेट्रोल भी चाहिए, और नहीं दे तो बाप जान का क्या हाल करेंगे, तमाम घरों की किस्सा कहानी है। हाँ, तो ये नौजवान को सोचना पड़ेगा इस देश में, और सोचने के कार्य कोई नहीं कर रहा है। कैसे सोचे नौजवान, इसके लिए शिक्षा जरूरी थी। इसके लिए हमारे राजनीतिक दलों में क्या इन मुद्दों पर कभी बात होती है? बस बात होती है कि फलाने के नेता वो, फलाने के नेता वो, अब हम आपके नेता हो गए, मेरे ऊपर आप फट पड़िए, और जब मैं आ जाऊंगा तो आपके घर में एक एक भैंस, एक एक पक्का मकान, एक एक तोप और एक एक नौकरी मैं दे दूंगा। कहाँ से दे देंगे भाई? जब इस देश में है ही नहीं तो तुम दोगे तो कहाँ से दे दोगे? मैंने बताया ना कि 40 करोड़ रोजगार चाहिए और 1 करोड़ सरकारी नौकरी बचेगी। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस देश में धन संपदा, रुपए, पैसे, व्यवस्था की कमी नहीं है। कमी सिर्फ है कि जो व्यवस्था करने वाले हैं वो जानबूझ करके हम 85% लोगों को इन चीज़ों से वंचित रखना चाहते हैं। इसलिए शासन सत्ता आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अब ये राजतंत्र तो है नहीं कि भाई राजा पर चिंता छोड़ दीजिए, ये लोकतंत्र है। तो जब तक एक एक व्यक्ति चिंता नहीं करेगा और एक एक व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा, और राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि साहब अरे आप पार्टी खड़ा कर रहे हैं, कैसे खड़ा करें? हमने कहा पार्टी के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। काशीराम चलेंगे थे तो कितना पैसा था, और तमाम नेता चले थे तो कितना पैसा था भाई? उनसे ज़्यादा तो कम से कम हमारे पास एक गाड़ी है, जूता पहन कर आता हूँ, और बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, और हम परमानेंट भी नहीं रहेंगे। अभी हमारे यहाँ मार्च में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है, क्योंकि हमें 3 साल पूरा हो गया। लेकिन हम इसी गति और ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच पार्टी का काम करते रहेंगे। हमारा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, वो भी काम करेगा। ऐसे तमाम लोगों की ज़रूरत है। तो राजनीति एक लोकतंत्र में हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि राजनीति करे, राजनीति पर चिंतन करे, क्योंकि राजनीति आपके आने वाली पीढ़ी की शिक्षा, उसका रोजगार, उसका मान सम्मान, इस देश में राजनीतिक भागीदारी, सत्ता में भागीदारी, सब कुछ तय करेगा। और इस राजनीति से भाग्य का निर्माण हो रहा है ना। इस देश का भाग्य निर्माता कौन है? राजनीति तो है, जिससे चुन करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। कोई कुशवाहा महासभा से तो नहीं बन रहा है ना। लोग कहते हैं अरे साहब हम तो सभा में काम है, हमको राजनीति से मतलब नहीं है। अरे भाई हर साल वोट डाल रहे हो और कह रहे हो हमें राजनीति से मतलब नहीं है। तो जहां वोट डाल रहे हो उसको क्यों डाल रहे हो, इस पर क्या चिंतन नहीं करना पड़ेगा? और अगर उसको वोट डालना अच्छा है तो अपने नातेदार, रिश्तेदार सब में चर्चा तो करोगे। तो ये सम्यक पार्टी की ये 4 पेज का हम लोगों ने बुकलेट बना दिया। एक स्टिकर है, अभी दे देंगे, आप कहीं टांग दीजिए भाई, बाहर न टांगिए, ऐसी जगह टांगिए। अगर आपको डर लग रहा हो तो अपने बेडरूम में टांग लीजिए। हाँ कि साहब अभी तक तो हम फलाने के साथ थे, ढिकाने के साथ थे, वो आएंगे देखेंगे तो क्या करेंगे। तो लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग स्वतंत्र हैं, कुछ ही लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी से जुड़े हुए हैं। और मित्रों मैं आपको ये बता दूं, आप जहाँ जुड़े हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन
आने वाली पीढ़ी के लिए एक हमको ये सम्यक पार्टी की जो राजनीति शुरू किए हैं इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप इसी पार्टी को चलने दीजिए। हमने तो प्रस्ताव रखा था कि कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी बना दे, मैं पार्टी का विलय कर दूँ। आज समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे जाति का बना दे, मैं पार्टी का विलय कर दूँ। आपके सामने बोल रहा हूँ। आज बसपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे बिरादरी को बना दो, मैं पार्टी का विलय कर दूँ। और ये नियम बना दे कि 4-4 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहेंगे, अन्य जाति का होगा, अन्य वर्ग का होगा और अन्य प्रांत का होगा, तभी तो आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना पाएंगे। तो हम ये चर्चा इसलिए ले जा रहे हैं कि इन सारे लोगों को हो सकता है कि इनको सद्बुद्धि आ जाए। नहीं आ जाएगी तो हम लोग पार्टी खड़ाई कर रहे हैं। हम विखंडन नहीं पैदा करना चाहते, हम जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जोड़ने की प्रक्रिया यही है कि अगर आप अपने को, अपने परिवार को, अपने बीवी को, अपना आपका बच्चा राजकुमार हो गया, आप राजा हो गए, अब बाकी सब निठल्ले हैं बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं। हमारे बीच से जो भी प्रतिभाशाली किसी जात बिरादरी का हो, किसी परिवार का हो, किसी क्षेत्र का हो, बहुजन में से जो भी प्रतिभाशाली है, उस नौजवान को अगर वो जिला अध्यक्ष से काम शुरू कर रहा है तो कल वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, परसों प्रतिभाशाली है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और बनना भी चाहिए। लेकिन ये लोग आज लोकतंत्र में राजतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं? दलित पिछड़े समाज के लोग कर रहे हैं, जिनको लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जुड़िए, इसकी चर्चा शुरू करिए। ये एक विचारधारा है, ये बात है। और व्यक्ति तो मरणशील है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर बहुजन समाज के बीच लोकतांत्रिक पार्टी बनाने की विचारधारा स्थापित हो गई तो आज नहीं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 साल में आप केंद्र की कुर्सी पर बैठोगे। और राजनीति की जाती है, पार्टी बनाई जाती है लोगों के शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए, देश चलाने के लिए। राजनीति बुलडोजर लेकर पैसा कमाने के लिए नहीं होती है। इसमें भी लोग भरमाते रहते हैं, अरे साहब सब लूट रहे हैं, हमारा लूट लिया तो कौन सी बड़ी चीज। ये कोई तर्क है भाई? ये कोई लॉजिक है? सब लूट लिया, हमारा संत हो, ये लॉजिक है? सब लुटेरे हैं, अब हमारा संत बैठेगा है? और ये संभव है। आपके बाप दादों ने एक बहुत बड़ा आदर्श रखा है दुनिया के सामने। भगवान बुद्ध के पास किस चीज की कमी थी? क्यों आज हम छोटी छोटी लालच में नेताओं के पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे टहल रहे? भगवान बुद्ध के पास किस चीज की कमी थी? राजमहल। और 1-2 राजमहल नहीं, आप लोगों ने किस्सा कहानी सुनी होगी कि राजा शुद्धोधन की इनका मन न बहके लोगों ने भविष्यवाणी कर रखी थी ना कि ये सन्यासी भी हो सकता है, या चक्रवर्ती राजा बनेगा या चक्रवर्ती सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने कहा भाई गर्मी के लिए अलग मकान, बरसात के लिए अलग मकान, जाड़े के लिए अलग मकान, बसंत ऋतु में अलग मकान। तो जिसके 4 राजमहल हो, और उस समय की भाई विश्व सुंदरी उनकी बीवी थी, पुत्र भी हो गया, राजा के लड़के, उस समय शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे, फिर भी उन्होंने सारे सुख सुविधा को छोड़कर मानव कल्याण में लग गए। अशोक लग गए, चंद्रगुप्त ने अखंड भारत की स्थापना की, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के संघर्ष की कहानी आप लोग उनकी जयंतियां मनाते हैं, सुनते हैं। तो हम लोग इस देश के हरदम भाग्य विधाता रहे हैं। राजनीति को दिशा दी है, धर्म को दिशा दी है, समाज को दिशा दी है, सोच को दिशा दी है, और पूरे विश्व को दिशा दी है। तो ऐसे महान लोगों के लोग हैं हम लोग। भाई सबको लेकर चलें, एक जात की पार्टी से कुछ नहीं हो जाएगा। और जब आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे लोगों ने कहा भाई कि अगर भाई जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसका प्रतिनिधित्व तो हो जाएगा ना। उत्तर भारत में या पूरे देश में 25 राज्य हैं, तो कहीं कोई होगा तो कहीं होगा, तो 2-3 राज्यों में आप भी तो मुख्यमंत्री अदल बदल कर रहेंगे, कभी आप भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम ही हम हो, तो बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन बनेंगे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बनेंगे।
और यही सब कर रहे हैं। सब लोगों ने बहुजन आंदोलन को तोड़ दिया। इसीलिए हम लोग बहुजनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रात दिन जो है एक जात विशेष को गाली दे रहे हैं, साहब इसने तोड़ रखा है, इसने अरे उसने किसने मंत्र दिया था भाई? किसी सामंत ने मंत्र दिया था आपको? किसी पुरोहित ने मंत्र दिया था कि आप अपनी खानदानी पार्टी बनाओ? क्यों? हम तो खुद ही अपने स्वार्थ में बना रहे हैं ना। और कहीं ये मनुवादी हैं, वो मनुवादी हैं, ये हो गए, पाखंडी हो गए, इस तरह की सोशल मीडिया में लोग बोलते रहते हैं। तो देखिए, जब तक हमारे बीच राजनीतिक एकता नहीं होगी, हमारी सामाजिक एकता भी खतरे में पड़ जाएगी। आज पूरे इलाके में कहीं यादव और कुशवाहा लड़ रहा है, कहीं यादव और लोधी लड़ रहा है, कहीं यादव और नाई लड़ रहा है, कहीं बढ़ई और कुम्हार लोहार लड़ रहा है आपस में, या मुसलमान हम लोग लड़ रहे हैं, कहीं नहीं लड़ रहे हैं ना। लेकिन ये राजनीति ने हम लोगों को अलग अलग तोड़कर रख दिया। तो राजनीति भी एक करनी पड़ेगी, और राजनीति एक तभी होगी जब लोकतांत्रिक पार्टी हो। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इससे जुड़िए, इस कारवां को बढ़ाइए। और पार्टी अपने आप में एक सत्ता होती है, पार्टी बहुत बड़ी सत्ता होती है। जिस दिन आप जिलाध्यक्ष के पीछे 10,000 आदमी की भीड़ कर देंगे, आपके जिलाध्यक्ष डीएम से, एसपी से, जिससे भी चाहेंगे बात करके आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। पार्टी सत्ता में हो या न हो, लेकिन अगर राजनीतिक दल स्थापित हो गया, उसके साथ जन समूह आ गया, तो अपने आप में वो सत्ता होती है और आपकी छोटी मोटी समस्याओं का हल होता रहेगा। मैं इन्हीं के साथ, आपने काफ़ी समय से मेरी बात सुनी धैर्यपूर्वक, और मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि आप इस पार्टी से जुड़िए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। और अब आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो यहाँ से जा कर के बुदबुदाने के बजाय भाई मेरे सामने ही बुदबुदा लीजिए। तो हो सकता है आपके प्रश्न से कुछ मेरा मार्गदर्शन हो, कुछ हम भी सोचें, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उसमें संशोधन कर लिया जाए, उसको कर लिया जाए। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ भाई कोई बात हो, हाँ? पानी उन्हीं पिलाओ भाई, अब दिलीप पानी ले दो, पानी ले। किसी को कोई कुछ